दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। ये तो कांग्रेस और बीजेपी की आइडियोलॉजी हमेशा रही है कि वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या मुसलमानों की जो जगह हैं उनको बेचा जाए, उनके ऊपर कब्ज़ा किया जाए। और जो कांग्रेस से और भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं ये हमेशा यही काम करते हैं। हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले भी ये दो पार्टियाँ ही थी, एक गवर्नमेंट में थी और एक विद्रोह में थी। मजलिस के जो कैंडिडेट्स होंगे हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि पढ़े लिखे नौजवान और जिनकी जीतने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हो और जो मजलिस से जुड़े हुए हों, आइडियोलॉजी से, जो मजलिस की विचारधारा से जुड़े हुए हो लोग हों, उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। अहमदाबाद में म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव है उसको लेकर सरगर्मियां तेज है। AIMIM अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। मोड़ासा, भरूच, अहमदाबाद की कई सीटों पर AIMI अपने उम्मीदवार उतारेगी और यहाँ पर कामयाबी जो है वो शुरू से नज़र आ रही है कि कांग्रेस के जो काउंसिलर हैं, मोड़ासा के तकरीबन 4 काउंसिलर ने जो है वो AIMIM को ज्वाइन किया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है कि कई लोग जो है वो AIMIM से जुड़ेंगे। इस बारे में बातचीत करेंगे हम कि आगे की क्या राह होगी, किस तरीके की रणनीति चल रही है। हमारे साथ में जो है वो हामिद साहब यहाँ पर हैं जो AIMIM के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे हम बात करेंगे। हामिद भाटी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और जिस तरीके से एक मुसलमानों की और दलितों की हमेशा से ये एक उम्मीद थी कि कोई ऐसा आए जो हमारे लिए बात करे, गुजरात में कभी भी कोई ऐसा तीसरा मुतबादिल लोगों को नहीं मिला। AIMIM आई और उसके बाद जिस तरीके से काम हो रहा है कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो अब आ रहे हैं, जो करंट काउंसिलर जो हैं वो जो है वो AIMIM ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात भर में से तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर से काफ़ी वक्त से लोग हैदराबाद जाकर सदर साहब से मुलाकात करते थे और जिस तरीके से आपने बताया, मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब वर्ग, वो मुलाकात करके सदर साहब से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मजलिस को गुजरात में आना चाहिए और हम सबकी आवाज़ बननी चाहिए। उसी सारी उनकी जो दिल से मोहब्बत मजलिस से थी, उसी का नतीजा है कि आज गुजरात में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुकी है। पूरे गुजरात के अंदर जहाँ पर भी हम जाते हैं, लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह और मजलिस के लिए मोहब्बत और हमारे सदर साहब के लिए मोहब्बत दिखाई देती है। पूरे गुजरात भर से लोग चाहते हैं मजलिस की तरफ से कंटेस्ट करें, पूरे गुजरात में से लोग मजलिस में जुड़ना चाहते हैं। और कल ही जो दौरा था हमारा, एक था मोड़ासा शहर का और दूसरा था गोधरा शहर का। मोड़ासा में अल्हम्दुलिल्लाह 4 सिटिंग कॉरपोरेटर्स कल मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जॉइंट हो गए और तकरीबन 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता भी मजलिस में जॉइन हुए हैं और लोगों के अंदर मोड़ासा में बहुत ही जोश था और मोड़ासा की आवाम मजलिस के साथ है। मोड़ासा में भी हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला मजलिस मोड़ासा में फ़तेह करेगी। मोड़ासा के बाद जब हम गोधरा गए तो गोधरा के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा उत्साह था लोगों के अंदर और गोधरा से भी सारे लोग मजलिस से जुड़े और 5 सिटिंग कॉरपोरेटर्स गोधरा में भी मजलिस के साथ आ चुके हैं। गोधरा के चुनाव भी मजलिस कंटेस्ट करेगी और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें इन दोनों शहरों से भी मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अहमदाबाद कॉरपोरेशन का भी चुनाव लड़ने वाले हैं, भरूच में भी हम कंटेस्ट करेंगे। अहमदाबाद में अहमदाबाद शहर के हर वार्ड के अंदर लोग मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी लीडर्स, कार्यकर्ता दिगर पार्टियों के हमारे संपर्क में है और वो मजलिस का दामन थामने के लिए तैयार है। उसकी भी इत्तला हर वक्त हमारे दोस्तों को, मीडिया के दोस्तों को वक्त आने पे दी जाएगी।
लेकिन उम्मीदवार जो है वो अभी तक तय नहीं हुए हैं, क्योंकि लोगों को ये कहा जाता है कि कह दिया जाए तो ज़रा वक्त मिल जाए उम्मीदवार जो हों उनको अपने क्षेत्र में काम करने का। दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस के एक नेता ने बाकायदा ये बयान दिया कि बीजेपी से जो लोग नाराज़ हैं, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो कांग्रेस में आ सकते हैं, तो क्या AIMIM की ऐसी कोई रणनीति है कि कांग्रेस से कोई नाराज़ हो जिसको टिकट ना मिले उसके लिए यहाँ दरवाजे खुले हैं, या इस तरह की कोई रणनीति या कुछ है क्या AIMIM के लिए भी? कांग्रेस के दरवाजे बीजेपी के लिए और बीजेपी के दरवाजे कांग्रेस के लिए खुले रहने का तो मतलब ही नहीं है। वो तो दोनों एक ही घर है, एक ही घर के रहने वाले दो भाई हैं। जब कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं तो वो तो कोई सवाल इनका रहता नहीं। मजलिस की जहाँ तक बात है, मजलिस से जो कोई जुड़ना चाहता है, मजलिस की अगर सोच उसके अंदर है, मजलिस का जहन उसके अंदर है, मजलिस की आइडियोलॉजी उसके अंदर है, ऐसे सभी लोगों का मजलिस के अंदर स्वागत है। लेकिन अगर कोई विचारधारा से मजलिस के अंदर नहीं जुड़ा हुआ है तो मजलिस के साथ उसका रहना और उसका काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो जो लोग विचारधारा से मजलिसी हैं वो उनका इस्तकबाल है मजलिस के अंदर। अच्छा, दूसरी एक बात ही, जैसे मजलिस ने कहा है कि भरूच का इलेक्शन लड़ेंगे, अहमदाबाद का लड़ेंगे, मोड़ासा गोधरा की भी तैयारी है। डभोई का एक मामला हमने देखा था कि कुछ साल पहले डभोई के जो काउंसिलर, जो लोग जीते थे वहाँ से, तकरीबन 13 कांग्रेसी जो थे बाद में बीजेपी के पैनल में जाकर बैठ गए, जबकि वो पूरी मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट है वहाँ पर। तो क्या मजलिस उसमें भी कुछ करेगी? डभोई जो है, जो इलाका है, वहाँ पर भी मुस्लिम उम्मीदवारों का मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी क्या कुछ संभावनाएँ तलाश रही है मजलिस? डभोई के मजलिस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हमारे संपर्क में है और मजलिस की नज़र ना सिर्फ डभोई पे, पर यही परिस्थिति गुजरात के काफ़ी शहरों में है और वो सारे मजलिस के कार्यकर्ता हमारे संपर्क में है और उनका भी एनालिसिस चल रहा है। इन शहरों के बारे में भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। तो कब तक टिकटों का ऐलान हो जाएगा और कितने सीटों पर, अहमदाबाद में, भरूच में, हर जगह कितनी सीटों पर मजलिस लड़ेगी, क्या आप बता सकते हैं? अहमदाबाद के तकरीबन हर वार्ड से बड़ी तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और उस मजलिस की तरफ से लोग लड़ना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों के अंदर और वो स्क्रीनिंग कमेटी हमारी बहुत ही जल्द बैठेगी और उनके नाम का चयन जो यहाँ से होने वाला है वो स्क्रीनिंग कमेटी फैसला करेगी और वो नाम हमारे सदर साहब, स्टेट प्रेसिडेंट, आगे हमारी हाई कमांड के पास भेजेंगे और वहाँ से जो नाम फाइनल होके आएंगे वो हमारे चुनाव के लिए हमारे उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। इसका फैसला जितना जल्द हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या माना जाए हामिद भाई कि जो ये म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव हैं, ये क्या विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है मजलिस इसे? क्योंकि ये हमारा पहला चुनाव है गुजरात के अंदर और गुजरात के अंदर जो स्थानिक स्वराज्य के चुनाव होते हैं उसे सेमीफाइनल ही माना जाता है। मजलिस बिल्कुल तैयार है, मजलिस का कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है, मजलिस की लीडरशिप तैयार है और हमें लोगों से मिलने वाली जो मोहब्बत है और जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे हमारे सदर साहब के लिए, लोगों के लिए जो मोहब्बत है वो हमें इंशाअल्लाह ताला गुजरात के अंदर जीत दिलाएगी। अच्छा, दूसरा, बैरिस्टर ओवैसी साहब का काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि MIM की एंट्री हो चुकी है। अब इंतज़ार है कि ओवैसी साहब कब आएंगे, तो इसको लेकर क्या कोई तारीख या कब आना है, कब से आपका प्रचार शुरू होगा चुनाव का, ये कुछ बताएंगे आप, माहिती देंगे हमारे दर्शकों को? सदर साहब से जो मोहब्बत है गुजरात के लोगों को, हर शहर से लोग यही चाहते हैं कि सदर साहब जल्द से जल्द गुजरात आए और इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में कभी भी सदर साहब गुजरात तशरीफ़ लाएंगे और भरूच में, अहमदाबाद में उनकी जनसभाएं हो, इसके लिए तैयारियां पार्टी की तरफ से चल रही हैं। जैसे ही डेट और जगह फाइनल हो जाएगी सबको इत्तला किया जाएगा। आखिरी सवाल ये हामिद भाई कि जहाँ पर ज़्यादा मोहब्बत होती है, जहाँ पर ज़्यादा उम्मीदें होती है, वो राह ज़्यादा मुश्किल भी होती है, तो आपको क्या लगता है मजलिस के सामने गुजरात में, क्योंकि ये मोदी और शाह का गृह राज्य है, आप क्या मानते हैं क्या बड़े चैलेंजेस यहाँ पर मजलिस के सामने होंगे? मोहब्बत लोगों की है और आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं मजलिस से और उस जिम्मेदारी को, उनकी भावनाओं को मजलिस बिल्कुल समझती है, मजलिस की लीडरशिप ये समझती है और हमारे सदर साहब भी इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हैं। गुजरात में कोई हर्डल नहीं है हमारे सामने। बीजेपी का अगर ये घट रहा है तो वो इसलिए रहा है कि सामने कांग्रेस बिल्कुल ही कमज़ोर थी
क्योंकि कांग्रेस ही बीजेपी के साथ मिल जाती थी। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यसभा के चुनाव आते हैं तो गुजरात में कांग्रेस के विधायक भाजपा में चले जाते हैं। ये सब गुजरात की जनता देख रही है और गुजरात की जनता इसीलिए मजलिस का साथ देगी और हमें कोई तकलीफ इस चुनाव में नहीं होने वाली। अच्छा, दूसरा ये कि औकाफ की जो मिल्कत होती है, वक़फ़ की जो ज़मीनें होती है, ये कई सालों से ये मामला उठता है कि पूरे देश में औकाफ की इतनी मिल्कत है, इतनी जायदाद, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सरकारें चाहे जो भी हो, वो मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए कोई स्कीमें चलाए या ना चलाए, लेकिन जो औकाफ को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों के लिए काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। मौजूदा मामला गुजरात का है। कांग्रेस के एक विधायक हैं, उनका नाम इसमें आया है, लेकिन उनका कहना है कि इलेक्शन से पहले जानबूझकर एक तरह का जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये उन्होंने कहा है। प्रोपेगेंडा कोई पार्टी नहीं फैला रही है, ये गुजरात के हाई कोर्ट का जजमेंट है। जिस तरीके से ये तो कांग्रेस और बीजेपी की आइडियोलॉजी हमेशा रही है कि वक़फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या मुसलमानों की जो जगह हैं उनको बेचा जाए, उनके ऊपर कब्ज़ा किया जाए। और जो कांग्रेस से और भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं ये हमेशा यही काम करते हैं। हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले भी ये दो पार्टियाँ ही थी, एक गवर्नमेंट में थी और एक विद्रोह में थी। उन्होंने दोनों ही जिम्मेदार हैं बाबरी के लिए। आज भी जो आप अहमदाबाद की वक़फ़ की जो मिल्कत के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि एक ज़िंदा आदमी को मुर्दा दिखा के उस प्रॉपर्टी में गलत तरीके से 20 लोगों का नाम ऐड कर दिया गया है। अब ये विधायक और कांग्रेस की लीडरशिप इस बात का खुलासा करे कि वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे। जब ये बात करते हैं ए टीम और बी टीम की, तो ये भी बताएं कि मजलिस के आने से उन्हें तकलीफ़ है। क्या आप ये सब जो प्रॉपर्टियाँ बेच रहे हैं उसके बारे में क्या बताएंगे? वक़फ़ की प्रॉपर्टी आप खा जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट आपको अगर रोकती है, आपके बारे में जजमेंट देती है, इसमें प्रोपेगेंडा का तो सवाल ही कहाँ है? अभी कांग्रेस की लीडरशिप को डिसाइड करना है। यही विधायक थे जो ये बता रहे थे कि गुजरात में मजलिस के आने से लीडरशिप को नुकसान होगा, कुछ चुनिंदा विधायक जो बाकी रहे। तो क्या हमें ऐसे विधायक चाहिए जो हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारी वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ के अंदर घुस जाए और हमें नुकसान करे? ये तो इन सब जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये लोग, इनको गुजरात की और अहमदाबाद की जनता इनको जवाब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द देगी। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में जब कोई उम्मीदवार बनता है, चुनाव जीतता है, उसके बाद में आगे क्या होता है, ये पूरे देश की हर पार्टी के लोगों ने और जनता ने भी इस चीज़ को देखा है। मजलिस अपने जो उम्मीदवार तय कर रही है उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है? पढ़ाई का, एजुकेशन का, साफ शफाफ छवि का, क्या ख्याल रखकर जो है उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं? मजलिस के जो कैंडिडेट्स होंगे, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि पढ़े लिखे नौजवान और जिनकी जीतने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हो और जो मजलिस से जुड़े हुए हों, आइडियोलॉजी से, जो मजलिस की विचारधारा से जुड़े हुए हो लोग हों, उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी एक विचारधारा से चलती है। आप जैसे जानते हैं कांग्रेस और भाजपा, इनकी कोई विचारधारा बाकी रही नहीं है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है। मुसलमानों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने और सेकुलर लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस को वोट दिया, उनकी स्टेट गवर्नमेंट बनी। लेकिन सिर्फ एक डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की एक जिला पंचायत के लिए भी वो अपना मुंह छोड़ नहीं पाए और उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करके वहाँ पे जिला पंचायत में बीजेपी का प्रेसिडेंट बिठाया। उसी तरीके से आप अगर महाराष्ट्र में जाएं तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की ही आइडियोलॉजी पे चलने वाली शिवसेना, उनके साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई है। और तो इन विचारिक जो हमारी इनके सामने लड़ाई है वो बिल्कुल ही जारी रहेगी। उसी तरीके से भाजपा को अगर आप देखें तो भाजपा भी कश्मीर में जाके महबूबा मुफ्ती के साथ गवर्नमेंट बनाती है और फिर उन्हीं को एक्सट्रीमिस्ट पार्टी बताती है। तो इन्हें जहाँ पे भी जिसके साथ गठबंधन करके सरकार हासिल करनी होती है ये कर लेती है। मजलिस की लड़ाई वैचारिक लड़ाई है और हम बाकायदा अपनी विचारधारा से जुड़ के रहेंगे। हमारे
सदर साहब को आपने जब भी सुना होगा, हमारे सदर साहब भारत के संविधान की बात करते हैं, संविधान को मजबूत करने की बात करते हैं। हमारे सदर साहब मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को, गरीबों को, मजलूमों को न्याय दिलाने की, इंसाफ दिलाने की जो बात करते हैं, मजलिस उसी विचारधारा पे चलेगी, संविधान को मजबूत करने की विचारधारा पे चलेगी। और गुजरात के अंदर हमारे जो भी कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन होगा, उन सब की अगर यही आइडियोलॉजी रहेगी, उसी आइडियोलॉजी के लोगों को ही मजलिस में जगह मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद साहब। तो हमीद भट्टी साहब ने जिस तरीके से जो चीज़ें बताई हमें कि कई चैलेंजेस जो हैं, और इसके अलावा ख़ास बात जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ए टीम में जो आरोप हैं, उन तमाम बातों का भी जवाब दिया। आरोप प्रत्यारोप तो जो है वो चुनाव आते ही लगते रहते हैं, लेकिन अब चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें साफ होगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा करती है और जो सियासी ऊँट है वो आखिर किस तरफ, किस करवट पर बैठता है। बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।